हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान की एट ग्रेड देख रहे हैं कक्षा 7वीं की। अध्याय 2 जो है वो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अध्याय 1 आज हम देख रहे हैं पादपों में पोषण। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, सूरज के प्रकाश से। जड़ों से वो क्या प्राप्त करते हैं? पानी एवं पोषक तत्व। इसके बाद में पत्तियों से वे क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं, जबकि वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? CO2। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अगला है, बूजो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधे छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूजो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है, तो वो घटपर्णी का पौधा है। अगला प्रश्न, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग द्वारा होता है? तो यह तने द्वारा होता है। अगला, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीट भी नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनती हैं, इसे हम खेजड़ी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में से मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं जाइलम हूँ। देखिए, एक फ्लोएम भी होता है। जो फ्लोएम होता है F से शुरू होता है वो, और F से ही फूड शुरू होता है ना, फूड यानी कि खाना। तो आपको ऐसे करके याद रखने में इजी हो जाएगा कि जो F से शुरू होता है वो फूड के लिए उत्तरदायी होता है, और जो बच गया यानी कि जाइलम वो पानी और अदर तरल तत्व जो होते हैं उनको लेके जाता है तने के माध्यम से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें ही हमें यहाँ पे भरना है। एक आधा छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए परजीवी का उपयोग करते हैं। अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। वायुमंडल में मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करता है। सहजीवी अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि भोजन का निर्माण कार्य के प्रकाश की भोजन का निर्माण कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। प्रश्न नंबर 3, स्वयं संश्लेषण विधि से क्या अभिप्राय है? हरे पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से अपना भोजन बनाना ही स्वयं संश्लेषित विधि है। प्रश्न नंबर 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक वाहिका नली द्वारा पहुंचता है, यानी कि तने के माध्यम से, है ना। यहाँ पे आप तना भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। बूजो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता और ना ही वे हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 6, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 7,
कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थ का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। राइजोबियम ऐसा कर सकता है, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में परिवर्तित करता है तथा पादप व राइजोबियम के बीच सहसंबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न नंबर 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। वे पादप जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पीपल, नीम आदि। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल। प्रश्न नंबर 9, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? नागफनी का पौधा जो होता है वो सूक्ष्म यानी कि गर्मी वाले इलाके के लिए शुष्क यानी कि थोड़ा सा गर्मी वाले इलाके के लिए बना होता है और उसे ज़्यादा पानी की उसकी आदत भी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि वो अपना जैसे अपने पसीने के माध्यम से अपना पानी काफ़ी ज़्यादा वाष्पित होता है। इसी प्रकार से नागफनी का भी पानी खत्म ना हो इसलिए उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, है ना। और अगर ज़्यादा पानी मिलने लग जाएगा तो उसका जो तना होता है वो कैसा होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लग जाएगा और हरे रंग का नहीं हो जाएगा। हरे रंग का ना होने की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, है ना, और कुछ ही समय में मर भी सकता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नम या जलीय क्षेत्र में लगाने पर यह जीवित नहीं रह सकेगा क्योंकि पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 10, बूझो अपने खेत में कुछ वर्ष से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई की जाए तो वह फसल लगातार मिट्टी से एक ही पोषक तत्व खींचती रहेगी, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी। कीट और बीमारियां अपने लिए स्थायी घर बना लेंगी क्योंकि उनके पसंदीदा भोजन स्रोत की गारंटी होती है या होगी। देखिए, आपको ये उत्तर जो है मैंने पाठ्य पुस्तक में से ही निकाल के लिखे हैं। कुछ एक हैं जो समझ के आधार पर हैं, इसलिए आप इन्हें लिखिए और याद कीजिए, क्योंकि ये आपके जो पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं बिल्कुल उन्हीं में से निकाल के मैंने हूबहू लिखे हैं, है ना। तो ये सटीक हैं बिल्कुल। अब आप प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं कि एक लाल कलर की पत्ती दे रखी है और एक हरे कलर की पत्ती दे रखी है। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। तो प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती में होगा क्योंकि हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला वाला 12 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं जिससे कि पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकें, राइजोबियम जीवाणु कहलाते हैं। यदि राइजोबियम नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी आ जाएगी तथा जब तक फसल सामान्यतः दालें उगाने के बाद, यानी कि जब एक ही प्रकार की फसल सामान्यतः दालें उगाने के बाद अगली फसल उगाई जाएगी तो उर्वरकों को मिलाने की आवश्यकता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो दालें जैसी फसलें होती हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन की खपत करती हैं और उन्हीं की जड़ों में जो है ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ये पाया जाता है ना। तो इसलिए अगर वो दाल उगाने के बाद अगली फसल जब हम उगाना चाहेंगे तो उर्वरक अत्यधिक मिलाना पड़ेगा और मृदा की क्वालिटी भी इससे क्या हो जाएगी, बहुत ही गिर जाएगी। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए इसमें मैं समझा देती हूँ। 3 तरीके की ब्रेड दे रखी हैं। ये दोनों नमी यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, नमी वाली ब्रेड है। ये बिल्कुल सूखी ब्रेड है, ठीक है। ये दोनों डिब्बा बंद दिख रही हैं और ये इसका डिब्बा कैसा हुआ है, खुला हुआ है।
उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर पूछा जाना चाहता है कि किस डिब्बे की ब्रेड रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों। तो जो खुला होगा डिब्बा उसके अंदर बैक्टीरिया जल्दी पनपेंगे, है ना, बाहर से जल्दी उस पर अटैक कर सकेंगे। बंद डिब्बे में उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, पर इसमें जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी, जो कवक अथवा फंजाई के साथ के कारण होगी। ये जीव मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया हेतु वर्षा ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। इसका ब वाला पार्ट देख रहे हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से ना ही पादप वृद्धि करेगा और ना ही ऑक्सीजन निर्मुक्त होगी, जिसके फलस्वरूप वह है ये ना फलस्वरूप मानव को सांस लेने में कठिनाई होगी। वह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अधिक ताप में न ही उससे उपयोग हेतु फल मिलेगा और ना ही लकड़ी और तथा न ही ऑक्सीजन। ये मैंने ओरल बोला था तो बच्चों ने लड़की लिख दिया है तो मैंने यहाँ पे काट कर लिख दिया, आप इसे लकड़ी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अ वाला देख रहे हैं हम, 14 का, है ना। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी उसे आवश्यकता है, इसलिए वह कीटों का भक्षण करता है। ब घटपर्णी पौधे किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। इसकी रूपांतरित भी आएगा यहाँ पे, रूपांतरित पत्ती जो घड़े के समान होती है के शीर्ष भाग पर ढक्कन बना होता है। घड़े के अंदर रोम कोई कीट घड़े के अंदर रोम होते हैं, लिखना है यहाँ पे, होते हैं कोई कीट जब घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इसको मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी है डिक्टेट जब किया था तो बच्चों ने लिखने में, तो एक बार मैंने करेक्ट कर दिया, फिर से पढ़ लेते हैं। इसकी रूपांतरित पत्ती जो घड़े के समान होती है कि शीर्ष भाग पर ढक्कन बना होता है। घड़े के अंदर रोम होते हैं। कोई कीट जब घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीट का पाचन हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण द्वारा दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 3 पर ये वाला चित्र दे रखा है। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। तो आप इसमें सूरज का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे फूल लिख दिया हमने या फिर पत्ती लिख दी या पेड़ लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। ये सूरज है तो सूरज लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप जितना सुंदर बनाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप उतने अच्छे से याद कर सकेंगे। अब हमारे पास अंत में प्रोजेक्ट कार्य बचे हैं, तो प्रोजेक्ट कार्यों को हम देख लेते हैं। जैसे विभिन्न आकार के न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कीजिए और इन्हें यहाँ चिपकाना है और उनका उपयोग भी लिखना है। तो मैं पत्ती तो पालक वगैरह, धनिया वगैरह की नहीं चिपका पाई हूँ, ये तो बच्चों आप ही को चिपकाना होगी। तो जैसे पालक खाने में उपयोग करते हैं हम, धनिया का खाने में काम आती है, तुलसी दवा बनाने में उपयोगी, नीम भी दवा बना सकते हैं, मेथी सब्जी बनाकर खाते हैं हम उसमें, है ना। तो इस तरीके से इनका उपयोग मैंने लिखा है। आप चाहें तो कोई सी भी पत्ती के बारे में लिख सकते हैं जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। मुझे लगता है कि ये वाली जो पत्तियां हैं ये हमें इजीली मिल सकती हैं किसी भी चित्र में, या फिर ओरिजिनल भी आप चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थोड़ी सूखी हुई पत्ती चिपकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वाला प्रोजेक्ट देखते हैं हम। अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्र कर कागज पर
चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त होते हैं उस फल का नाम भी लिखिए। तो देखिए, आपको बीजों के लिए बहुत इजी वो चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले मैंने फलों के नाम लिख दिए जिनके बीज मुझे इजीली मिल सकते हैं, जैसे कि अमरूद। टमाटर का भी बीज बहुत जल्दी मिल जाएगा। चीकू का एक काला काला सा बड़ा सा बीज होता है। आम मैंने यहाँ पे बनाने की भी कोशिश करी है। और उसके अलावा संतरे का बीज बहुत इजीली आपको मिल सकता है, या नींबू का भी आप संतरे की जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनके बीजों को चस्पा कर दीजिएगा। इसके बाद फलों का चित्र बनाना है, तो आप चित्र बना सकते हैं अमरूद का, टमाटर का, या फिर आप इसको चिपका भी सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट कार्य है। आपको याद होगा कि आने वाले समय में जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तब आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट कार्य बनाने होते हैं, उनमें भी आप ये बना सकते हैं। बड़ी ईजीली बन जाता है। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।